नमस्कार दोस्तों, आज अपन बीएससी पार्ट फर्स्ट फिजिकल केमिस्ट्री का फर्स्ट वीडियो बना रहे हैं। इससे पहले आप लोगों को यहाँ पर थोड़ी सामान्य जानकारी अपन देते हैं कि जो फिजिकल केमिस्ट्री है, फिजिकल केमिस्ट्री में आप लोगों के सिलेबस में 5 इकाइयाँ होती हैं, जिनमें फर्स्ट जो इकाई है उसमें आप लोगों के 2 चैप्टर हैं, जिसमें पहला चैप्टर है गणितीय परिकल्पनाएं, गणितीय परिकल्पनाएं, और इसी में एक छोटा सा चैप्टर जुड़ा हुआ है द्रव अवस्था। ये दोनों चैप्टर आप लोगों के फर्स्ट यूनिट में हैं। सेकंड यूनिट में पर्सनल एक चैप्टर है गैसीय अवस्था, और थर्ड जो यूनिट है उसमें थर्ड चैप्टर है आप लोगों के ठोस अवस्था। फोर्थ यूनिट में कोलाइडी अवस्था, और फिफ्थ यूनिट में है आप लोगों के रासायनिक बल गतिकी। इस प्रकार से आप लोगों की ये 5 यूनिट्स हैं। यूनिट नंबर फर्स्ट गणितीय परिकल्पना एवं द्रव अवस्था की है। सेकंड यूनिट आप लोगों की गैसीय अवस्था की है। थर्ड यूनिट ठोस अवस्था की है, और फोर्थ यूनिट कोलाइडी अवस्था की है, और फिफ्थ यूनिट आप लोगों की रासायनिक बल गतिकी की है। अब इसमें हम सबसे पहले यहाँ पर जो यूनिट शुरू कर रहे हैं वो है आप लोगों की सेकंड यूनिट गैसीय अवस्था। यूनिट सेकंड गैसीय अवस्था। देखिए, गैसीय अवस्था की जो यूनिट है इसे हम शुरू करने से पहले इसके बारे में थोड़ी सामान्य जानकारी हम ये लेते हैं कि हम जानते हैं कि सामान्यतः जो पदार्थ होता है उस पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। ठोस, द्रव और गैस में से द्रव एवं ठोस जो है, इन दोनों अवस्थाओं में जो कण होते हैं वो एक दूसरे के नज़दीक होते हैं, जबकि गैसीय अवस्था में जो कण होते हैं वो एक दूसरे से अधिक दूरी पर स्थित रहते हैं, यानी उनके मध्य में अंतरा आणविक दूरी बहुत अधिक पाई जाती है गैसों के कणों के मध्य, जबकि द्रव और ठोस के कणों के मध्य अंतरा आणविक दूरी बहुत कम पाई जाती है। और अपन ये भी कह सकते हैं कि जो गैसों के कणों के मध्य में अंतरा आणविक दूरी है जो अधिक पाई जाती है, उनके कारण गैस के कणों के मध्य में अंतरा आणविक आकर्षण बल भी बहुत कम पाया जाता है। अंतरा आणविक आकर्षण बल बहुत कम पाए जाने के कारण अपन ये कह सकते हैं कि गैस के जो कण होते हैं वो अनियमित गति करते हैं, अनियमित गति करते हैं, और अनियमित गति के कारण गैसीय अवस्था का आयतन और इसकी आकृति जो होती है वो अनिश्चित होती है, यानी आयतन भी निश्चित नहीं होता है इसका और आकृति भी इसकी निश्चित नहीं होती है। इसी से संबंधित अपन ये भी कह सकते हैं कि जो गैसीय अवस्था होती है उसका जो घनत्व होता है वो बहुत कम पाया जाता है, घनत्व बहुत कम पाया जाता है। कम घनत्व पाए जाने का एक जो मेन जो रीज़न होता है वो सामान्यतः रहता है कि जब घनत्व कम पाया जाता है तो इसका जो आयतन है वो बहुत अधिक पाया जाएगा, और आयतन अधिक पाए जाने का कारण रहता है कि इनके कणों के मध्य में अंतरा आणविक आकर्षण बल कम होने के कारण अंतरा आणविक दूरियां अधिक होती हैं, इसलिए गैसों का जो घनत्व होता है वो कम पाया जाता है। इसी के साथ साथ अपन ये भी कह सकते हैं कि जो गैसें होती हैं, जब 2 या 2 से अधिक गैसों को एक साथ मिलाया जाता है या फिर 2 या 2 से अधिक गैसें एक दूसरे में विसरित होती हैं तो फिर एक सममांगी मिश्रण का निर्माण करती हैं।
इससे नेक्स्ट अपन ये भी कह सकते हैं कि गैस जो है एक ऐसी सममांग वस्तु होती है कि जिसके आयतन में, दाब में निरंतर कमी करने पर वृद्धि होती है। यानी गैस वह सममांग वस्तु है जिसका आयतन दाब कम करने पर निरंतर बढ़ता जाता है, उसे हम गैस कहते हैं। तो ये सामान्यतः गैस के कुछ गुण होते हैं जिनको हम डिटेल वाइज इस तरीके से नोट कर सकते हैं। जो पहला अपन ने यहाँ पर देखा कि सामान्यतः पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, जिनमें फर्स्ट है ठोस, द्रव व गैस। नेक्स्ट अपन लिख सकते हैं द्रव एवं ठोस में कणों के मध्य, द्रव एवं ठोस में कणों के मध्य अंतरा आणविक दूरियां अधिक, अंतरा आणविक दूरियां बहुत कम पाई जाती है। जबकि गैसों के कणों के मध्य, जबकि गैसों के कणों के मध्य अंतरा आणविक दूरियां अधिक पाई जाती हैं। इसका जो मुख्य कारण है वो है अंतराआण्विक आकर्षण बल। यहाँ पर अपन लिख सकते हैं कि गैसों के कणों के मध्य अंतरा आणविक आकर्षण बल द्रव व ठोस के कणों के मध्य उपस्थित आकर्षण बल से बहुत कम पाए जाते हैं, बहुत कम पाए जाते हैं। अब देखो नेक्स्ट अपन लिखेंगे कि गैसों के कणों के मध्य आकर्षण बल
बहुत कम होने के कारण गैसों के कणों के मध्य आकर्षण बल बहुत कम होने के कारण गैस के कण अनियमित गति करते हैं एवं इनका आयतन तथा आकृति अनिश्चित होती है। यानी गैसों के कणों के मध्य आकर्षण बल बहुत कम होने के कारण गैस के कण अनियमित गति करते हैं एवं इनका आयतन तथा आकृति अनिश्चित होती है। नेक्स्ट अपन लिख सकते हैं कि गैसों का घनत्व बहुत कम पाया जाता है। गैसों का घनत्व बहुत कम पाया जाता है। नेक्स्ट अपन लिख सकते हैं कि गैसों में शांतता का गुण बहुत कम पाया जाता है। नेक्स्ट अपन लिख देंगे इसमें गैसों में संपीड्यता का गुण अधिक पाया जाता है। यानी गैसों में संपीड्यता का गुण बहुत अधिक पाया जाता है। तो ये गैसों से संबंधित कुछ सामान्य गुण हुए जो आप लोग दोबारा देख सकते हो। पहला गुण जो है अपन ने ये लिखा है कि सामान्यतः जो पदार्थ होता है इसकी 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव व गैस। सेकंड में अपन ने लिखा है कि द्रव एवं ठोस में कणों के मध्य में अंतरा आणविक दूरियां बहुत कम पाई जाती हैं, जबकि गैसों के कणों के मध्य में अंतरा आणविक दूरियां अधिक पाई जाती हैं। चौथा लिखा है अपन ने कि गैसों के कणों के मध्य में अंतरा आणविक आकर्षण बल द्रव व ठोस के कणों के मध्य उपस्थित आकर्षण बल से बहुत कम पाए जाते हैं। तो गैसों के कणों के मध्य आकर्षण बल बहुत कम पाए जाने के कारण गैस के कण अनियमित गति करते हैं और अनियमित गति के कारण इनका आयतन तथा आकृति अनिश्चित होती है, यानी निश्चित नहीं होती है। नेक्स्ट अपन ने लिखा है कि गैसों का जो घनत्व है वो बहुत कम पाया जाता है। उसके बाद में लिखा है अपन ने गैसों में शांतता का गुण बहुत कम पाया जाए। शांतता यानी बहने से संबंधित है। शांतता से तात्पर्य कि किसी पदार्थ का वह गुण जो बहुत धीरे धीरे, यदि वो पदार्थ बहुत धीरे धीरे बहता है तो उस पदार्थ की शांतता ज़्यादा होती है, जबकि अपन जानते हैं कि गैसें तो बहुत तेज़ी से विसरित होती हैं, इसलिए इनमें शांतता का गुण बहुत कम पाया जाता है। नेक्स्ट लिखा है अपन ने कि गैसों में संपीड्यता का गुण अधिक पाया जाता है। संपीड्यता का गुण अधिक पाए जाने का कारण रहता है कि गैस के कणों के मध्य में अंतरा आणविक दूरियां अधिक पाई जाती हैं, यानी रिक्त स्थान बहुत अधिक पाया जाता है, इसलिए उनके ऊपर थोड़ा सा यदि दाब लगाते हैं तो वो आसानी से अपने आयतन में परिवर्तन कर देती है, यानी दब जाती है। इसलिए अपन कह सकते हैं कि गैसों में संपीड्यता का गुण अधिक पाया
जाता है। नेक्स्ट अपन इसमें देखते हैं एक दो गुण और हैं, जैसे गैस की सामान्यतः परिभाषा क्या होती है, गैसों के कणों के मध्य में विसंगति, और गैस कैसा तंत्र होता है, सममांगी होता है या विषमांगी होता है। तो इसके लिए अपन ये लिख सकते हैं सामान्यतः दो या दो से अधिक गैसें एक दूसरे में तेजी से विस्तृत होकर सममांगी तंत्र का निर्माण करती है। यानी गैसें हैं उनमें विसरण की गति बहुत अधिक पाई जाती है, और विसरण की गति अधिक पाए जाने के कारण जब गैसें आपस में मिलती हैं तो मिलकर एक सममांगी तंत्र का निर्माण करती हैं। नेक्स्ट अपन ये लिख सकते हैं गैस वह सममांग वस्तु है, गैस वह सममांग वस्तु है जिसका आयतन दाब कम करने पर निरंतर बढ़ता जाता है। यानी गैस वह सममांग वस्तु है जिसका आयतन दाब कम करने पर निरंतर बढ़ता जाता है। यानी दाब को अपन जैसे जैसे कम करेंगे तो गैस का जो आयतन है वो निरंतर बढ़ता जाता है। अब यहाँ पर देखो आयतन से संबंधित अपन एक एग्जाम्पल ले सकते हैं कि जल का जैसे करके अपन यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं कि जल का एक मोल या 1 ग्राम अणु या 6.023 इंटू 10 की पावर 23 अणु का दाब व ताप की सामान्य परिस्थिति में आयतन 18 ml होता है। जल का 1 मोल या 1 ग्राम अणु या 6.023 गुणा 10 की पावर 23 अणुओं का 23 अणुओं का दाब व ताप की सामान्य परिस्थिति में आयतन होता है 18 ml, जबकि जल का 1 मोल या 1 ग्राम अणु या 6.023 गुणा 10 की पावर 23 अणु
का, एक यहाँ पर एक शब्द जोड़ना है, का द्रव या ठोस अवस्था में, ठोस अवस्था में दाब व ताप की सामान्य परिस्थिति में, दाब व ताप की सामान्य परिस्थिति में आयतन होता है 18 ml, जबकि इसकी गैसीय, जबकि इसकी इसी संहिति का गैसीय अवस्था में आयतन, गैसीय अवस्था में आयतन 22,400 ml, 22,400 ml होता है। तो देखो यहाँ पर इस चीज़ से अपन ये भी समझ सकते हैं कि जो जल का जो 1 मोल है, चाहे 1 मोल है, चाहे 1 ग्राम अणु है, चाहे 6.023 गुणा 10 की पावर 23 अणु यानी अवोगाद्रो संख्या के बराबर जो अणुओं की संख्या होती है, इन अणुओं का द्रव एवं ठोस अवस्था में दाब व ताप की सामान्य परिस्थिति में जो आयतन होता है वो होता है 18 ml, जबकि इसकी इसी संहिति का यानी इतने ही द्रव्यमान का गैसीय अवस्था में जो आयतन रहेगा वो रहेगा 22,400 ml। इसका रीजन ये रहता है कि गैसीय अवस्था में गैस के अणुओं के मध्य आकर्षण बल कम पाया जाता है, अंतराण्विक दूरियां अधिक पाई जाती हैं, इसलिए गैसीय अवस्था में आयतन का मान ज़्यादा रहता है, द्रव व ठोस में आयतन का मान लगभग समान सा रहता है, इक्वल सा रहता है। अब यहाँ पर देखो इसी क्रम में अपन आगे देखते हैं कि गैसों में जो अंतराण्विक आकर्षण बल है, इनकी उपस्थिति को आधार मानकर जो गैसें हैं, इन गैसों को सामान्यतः 2 भागों में बांटा गया है, और 2 भाग आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो कि एक तो है आदर्श गैसें और दूसरी होती हैं वास्तविक गैसें। आदर्श गैसें और वास्तविक गैसें, तो यहाँ पर अपन लिख सकते हैं गैसों के कणों के मध्य उपस्थित आकर्षण बल के आधार पर गैसों को 2 वर्गों में विभाजित किया जाता है, 2 वर्गों में विभाजित किया जाता है, जिसमें फर्स्ट है आदर्श गैस, जिसे हम सामान्यतः आइडियल गैस, और दूसरा है वास्तविक गैस यानी रियल गैस। जैसे आदर्श गैस है तो आदर्श गैस के लिए अपन कह सकते हैं आदर्श गैसें। आदर्श गैसें वो गैसें होती हैं जो प्रत्येक ताप व दाब की सामान्य परिस्थिति में गैसों के नियमों का पालन करती हैं, उन्हें सामान्यतः अपन आदर्श गैसें कहते हैं। आदर्श गैसों के लिए अपन ये भी कह सकते हैं कि आदर्श गैसों के कणों के मध्य में आकर्षण बल शून्य होता है।
आकर्षण बल शून्य होता है। आकर्षण बल शून्य है तो उसके लिए अपन ये भी कह सकते हैं कि यदि आदर्श गैसों के आयतन में हम किसी भी प्रकार से वृद्धि करते हैं तो उनकी ऊर्जा में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। यानी आदर्श गैसों के आयतन में यदि हम वृद्धि करते हैं तो उनकी ऊर्जा में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब कोई परिवर्तन नहीं होगा तो हम सामान्यतः इसके लिए ये भी बता सकते हैं कि आदर्श गैसें जो होती हैं वो काल्पनिक होती हैं, क्योंकि प्रकृति में कोई भी गैस ऐसी नहीं है कि जिसके हम आयतन में वृद्धि करें और उसकी ऊर्जा में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हो। यानी ऐसी कोई भी गैस नहीं है कि जिसके आयतन में हम वृद्धि कर दें और उस गैस के आयतन में वृद्धि करने पर उसकी ऊर्जा में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन न हो। तो यहाँ पर देखो आदर्श गैस से संबंधित कुछ बातें हैं वो अपन नोट कर सकते हैं कि पहला है वह गैस जो प्रत्येक ताप, दाब या आयतन पर गैसों के नियमों का पालन करती हैं, गैसों के नियमों का पालन करती हैं तथा इनके कणों के मध्य आकर्षण बल शून्य होता है। इनके आयतन में वृद्धि करने पर ऊर्जा में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है, किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। उन्हें आदर्श गैस कहते हैं, उन्हें आदर्श गैस कहते हैं। नेक्स्ट अपन लिख सकते हैं इसमें आदर्श गैसें काल्पनिक गैसें होती हैं। आदर्श गैसें काल्पनिक गैसें होती हैं। देखो दोबारा देखिए, वह गैस जो प्रत्येक ताप, दाब या आयतन पर गैसों के नियमों का पालन करती है तथा इनके कणों के मध्य आकर्षण बल शून्य होता है। इनके आयतन में वृद्धि करने पर ऊर्जा में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है, उन्हें अपन कहेंगे आदर्श गैसें। आदर्श गैसें जो होती हैं वो काल्पनिक होती हैं, क्योंकि प्रकृति में ऐसी कोई गैस नहीं है जो पूर्ण रूप से आदर्श गैस की भांति व्यवहार करती हो। यानी इसके लिए अपन ये कह सकते हैं कि कुछ वास्तविक गैसें ऐसी हैं जो ताप, दाब और आयतन, ताप, दाब व आयतन
के कुछ निश्चित मानों पर आदर्श गैस की भांति व्यवहार करती हैं। इसलिए यहाँ पर किसी प्रकार की कोई पूर्ण रूप से कोई ऐसी गैस नहीं है जो आदर्श गैस की भांति व्यवहार करती हो। इसके बाद में नेक्स्ट है अपने पास वास्तविक गैसें या रियल गैसें। सेकंड नंबर पे है वास्तविक गैस। यहाँ पर लिख सकते हैं वह गैस जो उच्च ताप व निम्न दाब पर गैसों के नियमों का पालन करते हैं, गैसों के नियमों का पालन करती हैं तथा जिनके कणों के मध्य आकर्षण बल पाया जाता है। आकर्षण बल पाया जाता है। नेक्स्ट इसी में अपन ये जोड़ सकते हैं इन गैसों का आयतन ताप के साथ घटकर -273 डिग्री सेंटीग्रेड पर शून्य नहीं होता है। उन्हें वास्तविक गैस कहते हैं। अब देखो वास्तविक जो गैसें होती हैं, आदर्श गैसें और वास्तविक गैसें। वास्तविक जो गैसें होती हैं, प्रकृति में जितनी भी गैसें हैं वो सामान्यतः सभी गैसें वास्तविक गैसों की श्रेणी में आती हैं। तो इसमें आप लोगों को यहाँ पर जो मेन बात है वो है याद रखने के लिए कि इन गैसों का जो आयतन होता है वो ताप के साथ घटकर -273 डिग्री सेंटीग्रेड पर शून्य नहीं होता है। ऐसी गैसों को हम वास्तविक गैसें कहते हैं। बाकी जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन तो आप लोगों को याद रखनी पड़ेगी और ज़्यादा कठिन भी नहीं है, आप लोग आसानी से इसे याद रख सकते हो। हाँ, इस पे ये जो लाइन है उसको आप लोगों को थोड़ा सा याद रखना है कि वह गैस जो उच्च तो ताप और निम्न दाब पर गैसों के नियमों का पालन करती है तथा जिनके कणों के मध्य आकर्षण बल पाया जाता है, वास्तविक गैस कहलाती है। अब देखो यहाँ पर गैसों के जो नियमों की अपन बातें करते हैं कि गैसों के कौन कौन से नियम होते हैं। तो गैसों के नियम जैसे बॉयल का नियम है, चार्ल्स का नियम है, अवोगाद्रो नियम है, ग्राम का विसरण नियम है, दाब ताप का नियम है। ये सभी गैसों के नियम होते हैं और गैसों के इन नियमों का कोई सैद्धांतिक आधार तो होता नहीं है और सैद्धांतिक आधार नहीं होने के कारण अपन ये कह सकते हैं कि ये जो नियम होते हैं ये प्रायोगिक परिणामों पर आधारित होते हैं।
और प्रायोगिक परिणामों पर आधारित होने के कारण ही यहाँ पर ये वास्तविक गैसें और आदर्श गैसों की संकल्पना का विकास होता है। तो अब अपना जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा सामान्यतः गैसों के नियम। देखो अगला टॉपिक है गैसों के नियम। और गैसों के नियम में सबसे पहला नियम अपन लेते हैं बॉयल का नियम। बॉयल का नियम, अब बॉयल के नियम से आप लोगों को सामान्यतः ये अपन जानकर ले सकते हैं। बॉयल जो मीन्स होता है, इसका मतलब सामान्यतः किसी चीज़ को गर्म करने से होता है, और गर्म करेंगे तो उस चीज़ को अपन ताप देंगे। तो यहाँ पर आप लोगों को इस नियम में ताप को क्या मानना है, स्थिर मानना है। और स्थिर मानकर, ताप को स्थिर मानकर अपन इसकी डेफिनेशन दे सकते हैं। जैसे स्थिर ताप पर किसी निश्चित द्रव्यमान वाली गैस का आयतन V उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती इन्वर्सली प्रोपोर्शनल व्युत्क्रमानुपाती होता है। उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। स्थिर ताप पर किसी निश्चित द्रव्यमान वाले गैस का आयतन V उसके दाब P के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अतः V इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/P या V बराबर K/P या PV बराबर K, PV बराबर K, समीकरण नंबर 1। यहाँ पर जो K है वो कांस्टेंट है, तो PV बराबर K। तो समीकरण 1 से अपन ये कह सकते हैं कि स्थिर ताप पर किसी निश्चित द्रव्यमान वाली गैस का आयतन तथा उसका दाब का गुणनफल कांस्टेंट होता है। यदि स्थिर ताप पर दो भिन्न भिन्न गैसों का दाब P1 P2 व आयतन V1 V2 है, तो V1 V2 है, तो V1 बराबर K P1, इसे अपन समीकरण नंबर 2, V2 बराबर K P2 समीकरण नंबर 3। यहाँ पर लिख सकते हैं अपन समीकरण 2/3 करने पर। अब 2/3 करेंगे तो अपन यहाँ पर लिखेंगे V1/V2 बराबर
P2 अपॉन P1, यानी ये समीकरण हमारे पास बन के आ जाती है। इस समीकरण से अपन ये निकाल सकते हैं कि P1 V1 बराबर P2 V2 बराबर कांस्टेंट। एक समीकरण हमारे पास ये निकल के आती है। तो ये हमारा बोयल का नियम। अब बोयल नियम के अनुसार अपन ये भी कह सकते हैं कि स्थिर ताप पर किसी निश्चित द्रव्यमान वाली गैसों का आयतन व उनके दाब का गुणनफल हमेशा स्थिर होता है। इसे हम बोयल का नियम कहते हैं। अब देखो यहाँ पर बोयल के नियम के अकॉर्डिंग यदि अपन आलेख खींचते हैं, आरेख खींचते हैं, और आरेख यदि अपन स्थिर ताप पर दाब और आयतन के मध्य में खींचते हैं तो वो आरेख सामान्यतः समतापी आरेख कहलाते हैं या समतापी वक्र कहलाते हैं। और स्थिर ताप पर दाब और आयतन के मध्य खींचे गए जो वक्र होते हैं वो हाइपरबोलीय वक्र कहलाते हैं। ये तो यहाँ पर अपन ये भी कह सकते हैं कि समतापी वक्र या हाइपरबोलीय वक्र कैसे बनते हैं। देखो इधर हमें लेना है प्रेशर और इधर लेना है हमें 1/V आयतन, या फिर इधर अपन वॉल्यूम ले सकते हैं और इधर अपन 1/P ले सकते हैं। यदि ये कॉम्बिनेशन रहता है हमारे पास इस प्रकार से, यानी जो समीकरण नंबर हमारे पास ये है, इस समीकरण के अकॉर्डिंग यदि अपन आलेख खींचते हैं तो आलेख में मूल जो बिंदु है उससे एक सीधी रेखा खींची जाती है इस प्रकार से। और यदि अपन वक्र खींचते हैं P और V के मध्य, तो यहाँ पर वक्र आता है इस प्रकार से। इसे बोलते हैं अपन हाइपरबोलीय वक्र। हाइपरबोलीय वक्र, और ये होता है सामान्यतः, ऐसे वक्रों को अपन नाम दे देते हैं समतापी वक्र। तो ये बोयल नियम से हमारे पास दो वक्र बन के आते हैं, समतापी वक्र और हाइपरबोलीय वक्र। बाकी डेफिनेशन आप लोगों के सामने है इसकी कि स्थिर ताप पर किसी निश्चित द्रव्यमान वाली जो गैस का आयतन होता है उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है, और इस तरीके से अपन इसकी डिटेल सामने रख सकते हैं। उसके बाद में जो नेक्स्ट जो नियम है वो है हमारे पास चार्ल्स का सेकंड नियम है चार्ल्स का नियम या गैलुसाक का नियम। देखो इस नियम में अपन ये कह सकते हैं कि जो गैसों पर स्थिर दाब पर आयतन और जो ताप है उसके मध्य जो सबसे पहले आयतन पर ताप का जो प्रभाव देखा था वो देखा था चार्ल्स ने, लेकिन चार्ल्स इसे डिफाइन नहीं कर पाया, यानी इसे पूर्ण रूप से जो इसका जो संबंध है वो पूर्ण रूप से बताया हमें
गै-लुसाक ने। चार्ल्स नहीं बता पाया था, तो इसके लिए अपन ये कह सकते हैं यहाँ पर कि स्थिर दाब पर गैसों के आयतन पर ताप का प्रभाव। स्थिर दाब पर गैसों के आयतन पर ताप का प्रभाव का अध्ययन सर्वप्रथम चार्ल्स नामक वैज्ञानिक ने किया। गै-लुसाक ने इसका प्रायोगिक प्रमाण गै-लुसाक ने इसका प्रायोगिक प्रमाण प्रस्तुत किया। इस नियम के अनुसार स्थिर दाब पर एक निश्चित द्रव्यमान वाली गैस का आयतन V में 1 डिग्री सेंटीग्रेड 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप की वृद्धि या कमी करने पर उस गैस का आयतन 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप के आयतन का 1/273वां भाग कम या बढ़ता है, या तो कम हो जाता है या बढ़ जाता है। यानी इस नियम के अनुसार स्थिर दाब पर एक निश्चित द्रव्यमान वाली गैस का आयतन V में 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप की वृद्धि या फिर कमी की जाती है, तो उस गैस का जो आयतन है जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर है, उस आयतन का 1/273वां भाग या तो कम हो जाता है या फिर बढ़ जाता है। यानी वृद्धि करेंगे अपन तो फिर यहाँ पर लिखेंगे
कमी वृद्धि या कमी करने पर गैस का आयतन 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप के आयतन का 1/273वां भाग बढ़ता या घटता है, बढ़ता या घटता है। तो इसके लिए अपन आगे और ये भी लिख सकते हैं कि यदि 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गैस का आयतन V0 तथा आयतन यदि 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गैस का आयतन V0 तथा T डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गैस का आयतन T अपॉन 273.15 V0 है तो VT बराबर V0 प्लस स्मॉल t अपॉन 273.15 V0, यानी ये हमें T डिग्री सेंटीग्रेड जो ताप है उस पर आयतन निकालना है। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे कि जो प्रारंभिक आयतन है उस प्रारंभिक आयतन में बढ़े हुए आयतन को जोड़ देते हैं। अब जोड़ने पर जो हमारे पास जो VT का जो आयतन बनता है वो ये बनता है। अब यहाँ पर अपन क्या करते हैं कि ये जो समीकरण है इसमें से हम V0 कॉमन ले लेते हैं। तो VT बराबर V0, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस T अपॉन 273.15 या VT अपॉन V0 बराबर 273.15 प्लस T अपॉन 273.15। इसे अपन लगभग इस तरीके से लिख सकते हैं कि VT अपॉन V0 बराबर 273 प्लस T अपॉन 273। आगे देखिए हमारे पास समीकरण है VT अपॉन V0 बराबर 273 प्लस T अपॉन 273। यहाँ 273 प्लस T परमताप या केल्विन ताप है। परमताप और केल्विन जो ताप है यानी जो सेंटीग्रेड का जो ताप होता है उस सेंटीग्रेड के ताप में 273 जोड़ने पर हमें परमताप प्राप्त होता है। ये ध्यान रखना है आप लोगों को कि सेंटीग्रेड के ताप में यदि अपन 273 जोड़ देते हैं, जोड़ने के बाद में जो हमारे पास टेम्परेचर जो आता है वो परमताप या केल्विन ताप का आता है। यहाँ पर अपन ये भी कह सकते हैं कि यदि TT बराबर
273 प्लस स्मॉल टी और T0 बराबर 273 मानते हैं, तब VT अपॉन V0 बराबर TT अपॉन T0, यानी ये समीकरण हमारे पास निकल के आती है। या इस समीकरण से अपन ये लिख सकते हैं कि V समानुपाती T होता है, V समानुपाती T होता है, यानी ये हमारे पास चार्ल्स का नियम आता है निकल के, जिसे अपन जैसे इसे समीकरण नंबर हम 1 मान सकते हैं, तो इसको अपन समीकरण नंबर 2 कह सकते हैं। और समीकरण 2 के अनुसार कि स्थिर दाब पर किसी निश्चित द्रव्यमान वाली गैस का जो आयतन होता है वो उसके ताप के समानुपाती होता है। यानी यहाँ पर अपन ये दे देंगे कि स्थिर दाब पर किसी निश्चित द्रव्यमान वाली गैस का आयतन V उसके परम ताप T के समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। इसे चार्ल्स का नियम कहते हैं। अब इसी नियम के अकॉर्डिंग यदि अपन आरेख देखते हैं तो यहाँ पर जो आरेख जो बनते हैं वो सामान्यतः समदाबी वक्र बनते हैं, समदाबी वक्र बनते हैं। यहाँ पर जो आरेख बनेंगे वो समदाबी वक्र बनेंगे, और 2 प्रकार के वक्र बनते हैं कि जैसे यहाँ पर अपन सबसे पहले लें V और T के मध्य। अब यहाँ पर यदि T है केल्विन में, T किस में है? केल्विन में, तब तो आलेख बन जाएगा इस प्रकार का समदाबी, यानी मूल बिंदु से हम एक सीधी रेखा खींच देंगे। और यदि टेम्परेचर है सेंटीग्रेड पैमाने का, यानी V और T, T कौन सा है? सेंटीग्रेड पैमाने का है, तो फिर मूल बिंदु से हम सीधी रेखा नहीं खींचेंगे, उससे थोड़ा ऊपर यहाँ से अपन इस तरीके से एक सीधी रेखा खींच देंगे। यानी ये जो भाग आता है ये हमारे पास आ जाएगा अंतःखंड के रूप में, और इसका अंतःखंड बनेगा V0 अपॉन 273.15 केल्विन। तो इस प्रकार से इस नियम के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर 2 प्रकार के वक्र बना सकते हैं जो आप लोगों के सामने। इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज अपन ने गैसों के 2 नियम पूरे किए और गैसों के कुछ सामान्य जो गुण हैं वो भी पढ़े अपन ने। तो यहाँ पर आप लोगों को ये दोनों नियम याद रखने हैं। इससे आगे का हम वीडियो नेक्स्ट वीडियो में देंगे। नमस्कार, थैंक यू।